हेलो बच्चों, वेलकम टू एरो एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वितरण के मानचित्र। मानचित्र क्या होता है हम सभी को पता है, ठीक है। जब पृथ्वी के किसी भी सतह को, है ना, किसी भी भाग को, पृथ्वी के किसी भी भाग को हमें, जैसे नगर हो गया, देश हो गया, कोई नदी हो गई, हमें उसे कैसे लघु रूप में दिखाना है किसी कागज़ पर, उसे मानचित्र कहते हैं, ठीक है। मानचित्र यानी माप और चित्र। हमारे पास एक माप होना चाहिए, जैसे ज़रूरी नहीं कि पृथ्वी इतनी बड़ी है तो हम उतना बड़ा तो दिखा नहीं सकते, तो हम उसको लघु रूप में दर्शाते हैं पेज पर, तो उसका चित्र बनाते हैं, तो उसी को हम लोग मानचित्र कहते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में परिसर में अध्ययन एवं भूगोल विषय में जिला, राज्य तथा देशों के मानचित्रों का अध्ययन किया है। मानचित्रों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की स्थिति और वितरण दर्शाना होता है। कुछ मानचित्र विशेष उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, उन्हें उद्देश्यात्मक मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर क्या मानचित्र का उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्र की स्थिति और वितरण को दर्शाना, ठीक है। मानचित्र का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की स्थिति और वितरण को दर्शाना। कुछ मानचित्र जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें उद्देश्यात्मक मानचित्र कहते हैं। ऐसे मानचित्रों द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत उस क्षेत्र का चरांक वितरण दर्शाया जाता है। चरांक क्या होता है अभी आगे पता चलेगा आपको। तो मानचित्र में किसी प्रदेश की वर्षा, तापमान, जनसंख्या आदि के वितरण को सांख्यिकी यानी एक आंकड़ा होना चाहिए, उसकी जानकारी के अनुसार हमें दर्शाना पड़ता है। तो ये जो प्रदेश की वर्षा, तापमान, जनसंख्या एक चरांक हो गए, ये घटक हो गए। चरांक यानी घटक होता है, ठीक है। तो इनको दर्शाने के लिए हमारे पास एक सांख्यिकी होनी चाहिए, एक आंकड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के मानचित्रों का उपयोग प्रदेश के विविध घटकों के वितरण का स्पष्टीकरण दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे मानचित्रों में घटकों का वितरण संबंधी ढांचा सरलता से समझ में आता है। जैसे हम अभी किसी ने पूछा कि आपके क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, तो हम किसी को ऐसे एक्सप्लेन करने से अच्छा, मुँह से बताने से अच्छा, अगर हम पेपर पर ऐसे मतलब इस पद्धति से बनाएंगे, मानचित्र प्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे समझो इतने लोग रहते हैं, यहाँ पे इतनी जनसंख्या रहती है, तो वो आसानी से हम समझा सकते हैं। वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए संबंधित घटकों की सांख्यिकी जानकारी आवश्यक होती है। मानचित्र में यह वितरण निम्न 3 प्रकारों से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक 3 पद्धति है वितरण के मानचित्र की, और यही तीनों हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली जो पद्धति है वो है बिंदु पद्धति, ठीक है। बिंदु के हिसाब से, देखो यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, बिंदु के हिसाब से दर्शाना, बिंदु पद्धति से मानचित्र में किसी भी आंकड़े को दर्शाना। तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला है बिंदु पद्धति। सांख्यिकी जानकारी के आधार पर बिंदु पद्धति से मानचित्र तैयार किया जाता है। बिंदु पद्धति के मानचित्र तैयार करते समय केवल गणना के आधार पर प्राप्त जानकारी का उपयोग किया जाता है। गणना यानी जैसे आप सिंपल सा ले लो कि आपने कभी देखा है आपके घर पे गवर्नमेंट की तरफ से लोग आते हैं, बोलते हैं हम जनगणना वाले हैं, तो पूछते हैं आपसे कि आपके घर में कितने मेंबर्स रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने लोग काम पे जाते हैं, तो वो जनगणना करते हैं। तो वो मतलब पता लगाते हैं कि यहाँ पर बच्चों की जनसंख्या इतनी है, वरिष्ठ नागरिक इतने हैं, तो उस हिसाब से वो गणना करते हैं, और वही गणना हमें काम आता है किसी भी प्रदेश का मानचित्र बनाने के लिए, स्पेशली जनसंख्या का मानचित्र बनाने के लिए। तो किसी विशिष्ट प्रदेश में जिस प्रकार के घटक का वितरण हुआ है, उसी प्रकार से मानचित्र में बिंदु दर्शाकर वितरण दर्शाया जाता है। जैसे प्रदेश की जनसंख्या, पशुओं की संख्या का वितरण, ठीक है। बिंदु पद्धति में अक्सर जनसंख्या दर्शाया जाता है, चाहे वो किसी प्रदेश की जनसंख्या हो, चाहे वो पशुओं की संख्या हो। तो बिंदुओं द्वारा वितरण दर्शाते समय बिंदु का मूल्य निर्धारित किया जाता है ना। ऐसे ही हम अपने मन से कहीं भी कुछ भी बिंदु डाल नहीं सकते, हमें उसका एक मूल्य निर्धारित करना पड़ता है, उसका एक तरीका होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए प्रदेश के अंतर्गत घटकों की सांख्यिकी जानकारी, हम देखो शुरू से पढ़ता रहे, हमारे पास सांख्यिकी होना बहुत ज़रूरी, आंकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमने यहाँ पे गणना पढ़ा, तो गणना करने के बाद उनके पास एक अप्रॉक्स, मतलब समझो वो जनगणना करने आते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग मतलब कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है ना। तो जो जनसंख्या कैसे ऊपर नीचे होता रहता है, जनसंख्या का जो गणना है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक लगभग आंकड़ा निकालकर जनसंख्या का ये तैयार करती है, मानचित्र तैयार करती है।
तो इस प्रकार बिंदु, तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्रदेश के अंतर्गत घटकों की सांख्यिकी की जानकारी अथवा अर्थात न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र और सबसे अधिक जनसंख्या, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे कम और सबसे ज़्यादा पता लगाएंगे तो ऑटोमेटिक हर जगह का पता चल जाएगा हमें। इस प्रकार बिंदुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह मूल्य निर्धारित करते समय बिंदु का आकार, घटकों का घनत्व और मानचित्र का पैमाना, ठीक है, पैमाना भी डिसाइड करते हैं, ये सब ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक उपविभाग के अंतर्गत घटकों की संख्याओं के लिए कितने बिंदु देने हैं, यह पहले निश्चित किया जाता है। मानचित्र में बिंदुओं को अंकित करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर पहला है, मूल्य के अनुसार प्रत्येक बिंदु का आकार समान होना चाहिए, है ना। हर अभी देखो यहाँ पे एक ना, यहाँ पे जो मानचित्र नीचे दिया गया है इसमें देखो बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है। आगे हम इसको करेंगे, पहले ये पॉइंट्स कर लेते हैं कि प्रदेश की प्राकृतिक रचना, जल स्रोत, यातायात प्रबंधन आदि घटकों का वितरण ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार बिंदु दिए जाते हैं। जनसंख्या का वितरण दर्शाते समय ग्रामीण जनसंख्या बिंदु द्वारा और नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए गोल का उपयोग किया जाता है। जो घटक किसी प्रदेश में विपुल मात्रा में फैले हुए होते हैं, ऐसे घटकों के वितरण के लिए बिंदु पद्धति अधिक उपयुक्त होती है ना। जो घटक किसी प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हैं तो उसमें बिंदु पद्धति का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है और बहुत ईजी पद्धति है ये। बिंदु पद्धति को काफ़ी अच्छी तरह से समझने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे एक बिंदु पद्धति का मानचित्र दिया गया है, ठीक है। इस मानचित्र को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बिंदु पद्धति आसान क्यों है और कैसे की जाती है। तो मानचित्र में यहाँ पे अमरावती ज़िले की जनसंख्या का वितरण दर्शाया गया है। अमरावती ज़िले की जनसंख्या का वितरण है, ठीक है। इसे बिंदु पद्धति से दर्शाया गया और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न देखने से पहले हम देखते हैं, जैसा हमने पढ़ा था कि हमको बिंदु पद्धति में जाहिर सी बात है बिंदु का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हमें बिंदु का मूल्य निर्धारित करना होता है। बिंदु का मूल्य देखो यहाँ पे देखो, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो ये अपने मन से नहीं लगाया उन्होंने एक आंकड़ा निकाला है। तो समझो कि यहाँ पर हमको सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमको वहाँ की जो सांख्यिकी है उसका सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम आंकड़ा पता होना चाहिए। तो यहाँ सबसे न्यूनतम क्या है, 50,000 है और अधिकतम क्या है, 5 लाख है, ठीक है। 50,000 और 5 लाख है। तो अगर हमको यहाँ पे कितने बिंदु लगाने हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है पता है, ये जो 50,000 है उसको ये 10,000 है, उससे हम लोग उसको ये करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो उसमें से जो संख्या निकलेगी उस हिसाब से हम लोग बिंदु को लगाएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे दिया गया है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। फिलहाल हम मैप देख लेते हैं। तो मैप कैसे देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट, अमरावती शहर की जनसंख्या कितनी है। तो अमरावती, ठीक है, यहाँ पर अमरावती है, इसकी जनसंख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पे बड़ा बिंदु है, तो बड़ा बिंदु यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसकी जनसंख्या 5 लाख है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मानचित्र में 1 लाख जनसंख्या वाले स्थान का नाम क्या है। 1 लाख की जनसंख्या का बिंदु का आकार आप देखो कैसा है, ठीक है। तो 1 लाख अचलपुर, ठीक है। बिंदु का साइज़ देखो, अब देखो बाकी सारे बिंदु का साइज़ सेम है, लेकिन किसी मतलब जो स्थान है उसको दर्शाने के लिए जहाँ पर बिंदुओं की संख्या का घनत्व ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे बड़े बिंदु का उपयोग है, जहाँ पर कम है वहाँ पर छोटे बिंदु का उपयोग किया गया है, ठीक है। जिले के किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ही कम है, किस दिशा में कम है, तो दिशा तो देखने आप लोगों को आता ही है। जैसे अभी ये देखो यहाँ पे एक एरो दिया गया है, तो जो ऊपर की दिशा होती है वो मान लो उत्तर दिशा है, वो हमेशा उत्तर दिशा होती है, आपको देखो दर्शाया गया है। तो उसके नीचे दक्षिण, ठीक है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, ठीक है, ये दिशा हो गई, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है, ये दिशा हो गया। तो इसमें पूछा है कि जिले की किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम है, किस दिशा में। तो यहाँ पे आप देखो कितना कम दिख रहा है जनसंख्या, है ना, बिंदु की मात्रा कितनी कम है, यहाँ पर बिंदु की संख्या कितनी कम है, उसका घनत्व कम है। तो यहाँ पर उत्तर दिशा में जो जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ही कम है। तो ये हमारे बिंदु पद्धति का मानचित्र हो गया। जो पद्धति है वो है क्षेत्रघन पद्धति, ठीक है। पहले कौन सी पद्धति थी, बिंदु पद्धति। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, क्षेत्रघन पद्धति, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्षेत्रघन पद्धति है,
इस मानचित्र में भौगोलिक घटकों की सांख्यिकी जानकारी विभिन्न छाया अथवा रंग छटाओं द्वारा दर्शाई जाती है ना। छाया रंग कलर सिलेक्ट करते हैं या उसको हम लोग पेंसिल से हाईलाइट करते हैं, छाया बनाते हैं उसमें, उसके द्वारा दर्शाई जाती है। ये मानचित्र तैयार करते समय घटकों का मापन, सर्वेक्षण आदि प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त सांख्यिकी जानकारी का उपयोग किया जाता है। इस प्रदेश के प्रत्येक उपविभागीय घटकों के लिए एक ही मूल्य दिया जाता है। प्रत्येक प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्रीय विभाग के घटकों का न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य ध्यान में रखा जाता है। सेम बिंदु पद्धति की तरह हमें न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य को ध्यान में रखना है। न्यूनतम मूल्य रहेगा, उस हिसाब से हम कलर को डिसाइड करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि पिंक कलर यूज़ किया है, तो सबसे कम है तो एकदम हल्का पिंक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है, क्या जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, घनत्व, वैसे वैसे कलर क्या हो रहा है, डार्क होता जा रहा है ना। इसके पश्चात 5 से 7 वर्गों में उसे विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वर्गानुसार एक ही रंग छटा अथवा कृष्ण धवल यानी काला सफ़ेद आकृतिबंध उपयोग में लाया जाता है। या तो इसको काले सफ़ेद में दिखा सकते हो, या तो एक ही रंग को कम ज़्यादा डार्क और लाइट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ की जनसंख्या को दर्शाने के लिए हमें सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। उस सांख्यिकी में हमें सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है और सबसे अधिकतम कौन सी है, उस पर ध्यान रखना पड़ता है। उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, रंग छटा या कृष्ण धवल में, काले सफ़ेद में इसको दिखा सकते हैं। इसका उपयोग करते समय बढ़ते मूल्यानुसार रंग गहरे हो जाते हैं। इन मूल्य वर्ग के अनुसार मानचित्र पर दर्शाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अभी हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर एक आकृति 1.2 जो दी गई है, वो अमरावती जिले की जनसंख्या का घनत्व मानचित्र में दिया गया है। ठीक है, अमरावती जिले की जनसंख्या का घनत्व इसमें दिया गया है। इसमें जनसंख्या घनत्व रंग छटा वाले तथा कृष्ण धवल आकृतियों का प्रयोग किया गया है। उनमें से किसी एक मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, क्वेश्चन देखिए, 301 से 400 प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व वाले तहसीलों के नाम बताइए। 301 से 4, अभी देखो ये जो जनसंख्या का घनत्व इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, कितने किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है, तो इसमें लिखा 301 से 400। अभी 301 कहाँ पर है, ये देखिए जो ये सेकंड वाला है ऊपर से, वो 301 और 400 प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व वाले तहसीलों के नाम बताइए। तो अब देखिए आप, ये लाइट पिंक है, तो इसमें लाइट पिंक में आपको दिखेगा अंजनगांव सुरजी। ठीक है, ये फ़िलहाल तो मुझे एक ही दिख रहा है ये, तो ये तहसीलों के नाम, मतलब उसमें ये आ गया जो 301 से 400 प्रति वर्ग किमी जनसंख्या है यहाँ पर, है ना, हर 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या वहाँ पर रहती है। अमरावती तहसील की जनसंख्या का घनत्व कितना है, यहाँ पर लिखा है अमरावती, इसकी तहसील की जनसंख्या का घनत्व कितना है। अब देखो सबसे डार्क है ये, तो इसका 400 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी जनसंख्या का घनत्व है, किसकी, अमरावती का। 300 से कम प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व वाले तहसीलों के नाम बताइए। 300 से कम, 300 से कम में 200, 300 से कम में क्या आएगा, 101 से 200। ठीक है, तो तहसीलों के नाम क्या है, 101 से 200 में एकदम लाइट पिंक है। आप देखो इसमें बहुत सारे हैं, भातकुली, नांदगांव, चांदूर रेलवे, धामणगांव, तिवसा, मारसी, वरुण, ये सारे इसमें हैं 300 से कम प्रति वर्ग किमी जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, घनत्व वाले हैं। तो आपको समझा क्षेत्रगण पद्धति। पहला हमने बिंदु पद्धति पढ़ा, जिसमें बिंदु के माध्यम से हम जनसंख्या को दर्शाते हैं। सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम मूल्य को ध्यान में रखकर हम उस पर बिंदु निर्धारित करते हैं। और ये क्षेत्रगण पद्धति में हम रंगों का उपयोग करते हैं, कलर का उपयोग करते हैं, या तो हम लोग उसको कृष्ण धवल यानी ब्लैक एंड वाइट में भी रख के उसको हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रगण मानचित्र। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे 2 आकृति दी गई है, एक 1.4 और एक 1.5। इसे देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये क्षेत्रगण पद्धति है, जो कृष्ण धवल यानी सफ़ेद और काले कलर से बनाई गई है। और ये कौन सी है, ये पद्धति कौन सी है, समघन पद्धति।
ठीक है। तो अभी हम इसमें से क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व कम है? अब आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे कम घनत्व कितना है जनसंख्या का? 200, और सबसे अधिक का कितना है? 400। सबसे कम कितना है? 200। सबसे अधिक कितना है? 400। तो किस दिशा में जनसंख्या घनत्व कम है? तो आपको ये देखना है डॉट वाला। यहाँ पे चंडगढ़ हो गया, आजरा हो गया, है ना, ये शाहूवाड़ी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? जनसंख्या का घनत्व कम है। 200 से 400 जनसंख्या घनत्व की तहसीलों के नाम बताओ। अब 201 से 400 देख रहे हो आप, लाइन दिया हो गया है। तो यहाँ पे राधा नगरी आता है, गारमोटी, है ना, और ये 2 ही आते हैं यहाँ पे। देखिए 400 से अधिक जनसंख्या के घनत्व की तहसीलें कौन सी? 400 से अधिक, आप देखो ये बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे, पन्हाला, कोल्हापुर, हाथकणंगले, शिरोल, कागल, ये सब 400 से अधिक जनसंख्या वाले हैं। 400 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। सामान्यतः जिले किस दिशा में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले तहसीलें हैं? दिशा आपको मैंने बताया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। तो जनसंख्या घनत्व कहाँ है? उत्तर की दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में ज़्यादा है। कौन सी पद्धति का उपयोग कर मानचित्र तैयार किया गया है? तो ये क्षेत्रघन पद्धति का उपयोग करके तैयार किया गया है ना। इसके बाद 1.5 में आते हैं। अब देखो जिले की किस दिशा में वर्षा का प्रमाण अधिक है? तो आप देखो सबसे कम जो मिमी वर्षा है 600 है, सबसे अधिक 2400 है। तो दिशा में आपको बताया गया है, तो अभी जैसे ऊपर उत्तर दिखाएगा तो नीचे दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आपको देखो पश्चिम की ओर ज़्यादा वर्षा का प्रमाण अधिक है। वर्षा का प्रमाण किस दिशा में कम है? तो अपना पूर्व दिशा में कम होता जा रहा है। जिले में कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कम वर्षा का क्षेत्र यानी एकदम जो लाइट है, जो उत्तर दिशा में का क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, वहाँ पे कम वर्षा हो रही है। जिले में अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? आप देख रहे हो पश्चिम की ओर सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है। और ये कौन सी पद्धति है? ये है समघन पद्धति, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, हम बिंदु पद्धति का उपयोग करके मानचित्र तैयार करेंगे, तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये है समघन मानचित्र। इन मानचित्रों के लिए प्रदेश के कुछ स्थानों की ऊंचाई, तापमान, वर्षा आदि की सही सांख्यिकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हमको उसका मूल्य पता होना चाहिए। यह भी ध्यान में रखा जाता है कि आसपास के 2 स्थलों की ऊंचाई का अथवा वर्षा का अंतर समान होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंतर्गत उपविभागों का विचार नहीं किया जाता। सांख्यिकी जानकारी ही उस स्थान की होती है। इस प्रकार की सांख्यिकी जानकारी को बिंदु से संबंधित जानकारी कहते हैं। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर निम्न चरणों का उपयोग करके समघन मानचित्र तैयार किया जाता है। आप समघन मानचित्र आप देख रहे हो, इसमें क्षेत्रघन मानचित्र, इसमें एक सिमिलरिटी है कि इसको भी आप कलर में, रंग छटा में दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा होता है, समघन मानचित्र को तैयार करते समय घटकों का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य हमको पता होना चाहिए। अब इसमें अधिकतम मूल्य क्या है? 1300, और सबसे कम मूल्य क्या है? 700, ठीक है। 1300 और 700, सबसे कम 700 है, सबसे ज़्यादा 1300 है। जो रेखाओं के बीच की दूरी को निश्चित करता है, आप देखो इंटरवल, आप देखो सबके बीच में जो गैप है वो कितने कितने अंकों का है, कितने कितने मूल्य का है? 100 का गैप है। देखो 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ठीक है। तो ये उसका इंटरवल है, क्या है वो? वर्गांतर है उसका। निर्धारित वर्गांतर के लिए रेखाएं खींची जाती है, जिसमें सममूल्य स्थानों को रेखाओं से जोड़ा जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए मानचित्र के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे सममूल्य रेखाएं पास पास हो तो घटकों का परिवर्तन अधिक तथा एक दूसरे से दूर हो तो परिवर्तन मंद होता है। अगर हम समझो पास में है, ये 1300 और 1200, ये जो रेखाएं पास में है तो इसका कैसे तीव्र है, उतना ही तेज़ी से यहाँ पे जितनी वर्षा हो रही है उससे थोड़ी सी कम वर्षा यहाँ पर हो रही है, तो तीव्र है। लेकिन अगर रेखाएं दूर दूर है, तो जैसे एक रेखा यहाँ पर है, दूसरी रेखा यहाँ पर है, तो यहाँ पे कैसे मंद गति से होता है, उसका परिवर्तन कैसे धीरे धीरे होता है।
ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, उससे कम, एकदम कम, ठीक है। तो वहाँ पे परिवर्तन कैसे, मंद गति से होता है। तो इन मानचित्रों के वितरण पर प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो हम आकृति 1.3 दिया गया है, ये अमरावती ज़िले का दिया गया है, अमरावती ज़िले का, वहाँ के वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा, कितनी वर्षा वहाँ पर होती है वो बताया गया है। तो ये हम प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, उसका उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। जिले की किस दिशा में वर्षा की मात्रा अधिक है? जाहिर सी बात, आप देख रहे हो सबसे मिनिमम 700 है और सबसे अधिकतम 1300 है। तो अधिकतम जो औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 1300 मिमी, है ना, यहाँ आप देख रहे हो। वर्षा की मात्रा किस दिशा में कम होती जा रही है? तो वर्षा की मात्रा देखो नीचे कम होती जा रही है। अभी आप दिशा कैसे देखोगे, आप देखो यहाँ पर ये दिया गया है एरो, जो ऊपर है वो उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ठीक है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। समझा आपको, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो दक्षिण की तरफ वर्षा की जो मात्रा है वो कैसे कम होती जा रही है। जिले में न्यूनतम वर्षा की मात्रा कितनी है? न्यूनतम वर्षा की मात्रा कितनी है यहाँ पर? अभी यहाँ तो 700 दिखा रहा है, बट यहाँ पर देखो 800 सबसे कम वर्षा की मात्रा यहाँ पर दिख रही है, 800 मिमी। समझा आपको? ये समघन पद्धति, यानी इसको रेखाओं द्वारा दिखाते हैं और उसके बीच में एक जो अंतराल होता है वो, मतलब हमको कैसे होता है वो, कम से कम और अधिक से अधिक जो घटक होते हैं ना उनको ध्यान में रखकर वो अंतराल निश्चित करना पड़ता है। जैसे इसमें 100 का अंतराल है, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, समझे। और जितना अंतराल, जितना मतलब एक दूसरे के पास होगा उतना ज़्यादा मतलब तीव्र गति से उसमें परिवर्तन होता है, और दूर है तो मंद गति से, मंद गति से यानी बहुत अधिक वर्षा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, समझे।